नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। निम्मी कंप्लीट असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे थे और डे बाय डे क्लासेस दे रहे हैं। ये क्लास नंबर 45 है, यानी 45वीं क्लास है। इससे पहले 44 क्लासेज हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन 44 क्लासेज को भी आप समय निकाल कर ज़रूर देख लीजिए। क्लासेज का जो नाम है वो निम्मी कंप्लीट सॉल्यूशन, निम्मी असाइनमेंट कंप्लीट सॉल्यूशन नाम से, और आज हम ओसिलेटर पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में ट्रांजिस्टर थे, हालांकि इसमें मिक्स है, निम्मी के है तो क्वेश्चन आगे पीछे हो ही जाते हैं, लेकिन है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही। सो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। हाँ, अगर आप ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ITI सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होने हैं वो भी क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे। सो कंप्लीट आप क्लासेज को देखिएगा, जुड़ जाइए सभी। इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। चैनल से जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का कंटेंट आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं, विशेष तौर से कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट के साथ चर्चाएं करवाई जाती है। बहुत सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। साथ ही टेलीग्राम दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम छोटी छोटी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, आंसर कीज़, वो सब टेलीग्राम पर ही लिंक प्रोवाइड करवाते हैं। सो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन इतना पर्याप्त है। आइए शुरू करते हैं। चलिए माय डियर, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुरू हो जाइए सभी। चलिए माय डियर, ये रहा आज का पहला सवाल हमारा। आपको एक जानकारी और दे दूं, क्लासेज इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप प्रीवियस क्लास को नहीं देख कर आए हैं तो समय निकाल कर उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक में से चल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में क्या हो रहा है कि लगभग 70 क्वेश्चन है, तो आपको 3 क्लासेज में लगभग 25-25 क्वेश्चन की औसत आ रही है। 3 क्लास में करवा रहे हैं ना। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ट्रांजिस्टर में वोल्टेज V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम कितना होता है? देखो, ट्रांजिस्टर के ना 2 टाइम होते हैं, एक को बोलते हैं टर्न ऑन टाइम, एक को बोलते हैं टर्न ऑफ टाइम। मैं दोनों ही बता देता हूँ। यहाँ से देखो शुरुआत होती है, ठीक है ना। ये शुरुआत होती है यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन चल रहा है ना, तो इतना सा ये वाला जो हिस्सा होता है ना हमारा, इसको तो बोला जाता है TD। TD का मतलब होता है डिले टाइम, यानी ऑन हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, थोड़ा सा डिले हो गया। उसके बाद में वो शुरुआत करता है और फिर यहाँ आकर वो ऑन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं TR। R का मतलब है राइजिंग, यानी स्टार्ट हुआ और फिर बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ आकर के मान लेते हैं कि कांस्टेंट हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अब ये हमारा टर्न ऑन कहलाता है। अब वापस ऑफ होना शुरू हो गया और ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। इसमें फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होता है ना, इसे तो हम बोलते हैं एक तरह से TF यानी फॉलिंग टाइम, और इसको बोलते हैं TS यानी स्टोरेज टाइम। तो ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये तो है टर्न ऑन का, और ये वाला जो पोर्शन है ये है टर्न ऑफ का। बात समझ में आ गई? तो टर्न ऑन में ये दोनों टाइम काउंट किए जाते हैं, TD और TR, डिले टाइम, राइजिंग टाइम। तो ये रहा माय डियर आपका C ऑप्शन में। लेकिन एक और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ वाला इन्होंने नहीं दिया। मान लो कभी पेपर में कोई पूछ ही ले टर्न ऑफ का, तो ट्रांजिस्टर के टर्न ऑफ का जो टाइम होता है ना, वो होता है TS यानी स्टोरेज टाइम, और TF यानी फॉलिंग टाइम। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 2 करवाए हैं। आपके सेकेंड ईयर CBT एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, फ़ोटो देख लेना और उत्तर कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है? डिले टाइम और राइजिंग टाइम को जोड़ देना है। बात समझ में आ गई? ऑफ टाइम का अभी नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है कि ऑफ टाइम का पूछेगा। क्या फिर भी पूछे तो ध्यान रखना, फिर फॉलिंग और स्टोरेज दोनों टाइम को जोड़ना होता है। क्वेश्चन देखो, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होगा यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक वो अग्र अभिनत है। अग्र मतलब फॉरवर्ड बाइस है। BJT के 2 जंक्शन होते हैं, दोनों जंक्शन को इसने फॉरवर्ड में जोड़ रखा है। माय डियर, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन होते हैं 4 तरह के। कौन सा? फॉरवर्ड एक्टिव, रिवर्स एक्टिव, कट ऑफ मोड, सैचुरेशन मोड। याद आया? तो जब दोनों फॉरवर्ड में होते हैं ना, तो इसे सैचुरेशन मोड, सैचुरेशन मतलब संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। इसमें दोनों फॉरवर्ड में होते हैं। दोनों फॉरवर्ड में मतलब होता है एक क्लोज स्विच की भांति कार्य करते हैं, और इस समय ये कोई रेजिस्टेंस
ऑफर नहीं करते हैं। ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य कर रहा है, एक बंद स्विच की भांति काम करता है, परिपथ में कोई प्रतिबाधा नहीं देता है, सीधा एमीटर से कलेक्टर की ओर डायरेक्ट मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो होते हैं। तो एम्पलीफायर के रूप में काम करने के लिए तो पहला फॉरवर्ड में दूसरा रिवर्स में होना चाहिए था। ऑसिलेटर में भी सेम वही मान लो, एक तरह से ओपन सर्किट की तरह तब काम करता जब दोनों रिवर्स में होते। डी आ जाएगा, एक्ट एज ए क्लोज्ड स्विच। बताओ बात समझ में आई क्या? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम वालों इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, जिंदगी सुधर जाएगी। बेसिक इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं ये, जो आपके फंडामेंटल को मजबूत करती है, आपके बेस को मजबूत करती है। बहुत सारे बच्चों के ये बेसिक जो है ना ये क्लियर नहीं है, इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे नहीं बढ़ पाते। और कोई डाउट नहीं बचेगा इस क्लास को देखने के बाद। हाँ, आपको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट हमें करना है, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, जिसने अभी तक नहीं दबाया है। मैं देख रहा हूँ लाइक्स की संख्या में अभी तक वृद्धि हुई नहीं है। सवाल देखो, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? देखो, यूजेटी के मेन दो काम होते हैं। एक तो हम इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में काम में लेते हैं, और दूसरा हम इसे ट्रिगरिंग के लिए काम में लेते हैं। SCR की ट्रिगरिंग के लिए मोस्ट सूटेबल डिवाइस जो है ना यूजेटी है, और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के लिए मोस्ट सूटेबल है वो यूजेटी है। इसके अलावा टाइमिंग सर्किट में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेटी बहुत बढ़िया टाइमिंग सर्किट में भी आती है। यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करेंगे ना तो हमें डी ऑप्शन के साथ जाना है, ट्रिगर सर्किट में काम में लेते हैं। किसकी ट्रिगरिंग के लिए मोस्ट सूटेबल है? अगर कभी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए ना तो यूजेटी SCR की ट्रिगरिंग के लिए मोस्ट सूटेबल डिवाइस है। और ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए जनरली हम डाइक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके थे, राइट। एम्पलीफायर के लिए सिर्फ हमें BJT इस्तेमाल करनी है, वो भी एक्टिव मोड में चलाएंगे। रेक्टिफायर के लिए जनरली डायोड का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, CBT एग्ज़ाम वालों, ITI सेकेंड ईयर वालों, सीधा सवाल आएगा, उत्तर डी कर देना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, UJT के दो क्वेश्चन आएंगे, सोच समझ कर करना है। एक ऑसिलेटर में कब इस्तेमाल होती है वो भी आएगा। आइए अगले सवाल पर, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर हम रेक्टिफायर से पल्सेशन को दूर नहीं करेंगे? तो रेक्टिफायर AC को DC करता है ना, लेकिन वो प्योर DC नहीं होती, उसे हम पल्सेटिंग DC बोलते हैं। पल्सेटिंग DC में कुछ रिपल्स होते हैं। रिपल क्या होते हैं? AC का हल्का हल्का कंपोनेंट्स उसमें कुछ रह जाना। तो हमें इन रिपल्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। रिपल को हटाने की प्रक्रिया फ़िल्टर कहलाती है, और ऐसा करने वाले परिपथ को फ़िल्टर सर्किट कहते हैं। शायद आपको याद होगा, LC फ़िल्टर, पाई टाइप फ़िल्टर, RC फ़िल्टर, लो इनपुट, लो पास, बैंड पास, स्टॉप पास, 4 तरह के वो फ़िल्टर। एक्टिव फ़िल्टर, पैसिव फ़िल्टर, है ना। पूरी डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास करवाई हुई है डिजिटल बोर्ड पर, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम वाले देख रहे हैं। फ़िल्टर की पूरी फुल 2 क्लासेज दी है आपको 40-40 मिनट की, तो याद रह जाएगा सबको। अब वो कह रहा है कि अगर हम पल्सेटिंग DC दे दें तो क्या होगा? दरअसल हमें प्योर DC चाहिए, अदरवाइज आउटपुट बदलेगी। आउटपुट में भी क्या आएगा? ऑडियो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इसमें, और वो क्या करेगा? हमिंग करता रहेगा साथ में। हमिंग को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं गुंजन, गुनगुनाना जिसको बोलते हैं ना, यानी वॉइस क्लियर नहीं आएगी, चटचटाहट, साथ में चैटरिंग सी, शोर सा ज़्यादा आता रहेगा, क्लियरली स्पष्ट वॉइस नहीं आएगा। हमिंग साउंड होगा आउटपुट में। रेडियो गड़गड़ाहट ज़्यादा करेगा, ठीक है ना, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसका पेपर में उल्टा सवाल आया एक बार कि एक रेडियो गड़गड़ाहट कर रहा है, किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रॉब्लम हो गई होगी? सिंपल ऑप्शन था, फिल्टर सर्किट काम नहीं कर रहा है। सोचने वाली बात है ना, हमारा सवाल कहाँ से जाता है। देखो भाई, एग्जामिनर का माइंड सेट है यार, देखो वो कहाँ कब हमसे कैसा क्वेश्चन पूछ ले। कंपटीशन एग्जाम का तो कोई भरोसा नहीं है। हाँ, आपके ITI CBT एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, ये हम विश्वास दिला रहे हैं। पढ़ते रहो CBT वालों, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो उत्तर बता रहे हैं वही करके आना है। 100% नंबरों की गारंटी है थ्योरी में। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्या प्रभाव होगा अगर SCR के चालन से लेच किया जाता है और DC में गेट करंट को हटा दिया जाए? क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट इफ SCR लेस्ड इनटू कंडक्शन एंड गेट करंट रिमूव्ड? चालन में ले गए थे और उसे लेच कर दी। लेच का मतलब होता है पोजीशन को होल्ड करके रखना, जैसे अपने एक लेचिंग रिले आती है जो अपने कॉन्टेक्ट को बना के रख सकती है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर गेट करंट को हम हटा देंगे तो क्या होगा? तो भाई गेट करंट ही तो वो मिनिमम करंट है जो उसे
होल्डिंग पोजीशन में बनाए रख सकती है। अगर आपकी गेट करंट 0 हो जाएगी ना, तो गेट उस SCR पर कोई कंट्रोल नहीं रख पाएगा, क्योंकि गेट करंट ही 0 कर दिया आपने। डी उत्तर आएगा। गेट लॉसेज कंट्रोल ओवर कंडक्शन, गेट चालन पर अपना नियंत्रण खो देगा। आप SCR के कंडक्शन को गेट से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर आपके पास एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल बचेंगे, उनसे कर लो जो करना है। इसलिए SCR में गेट टर्मिनल से ट्रिगरिंग करवाई जाती है, शायद आपको याद हो तो। राइट। आइए माय डियर अगले सवाल पर। ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। अच्छा है वैसे क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है अपन से? रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? इंग्लिश में डिप्लीशन रीजन पूछ रहा है। डिप्लीशन रीजन कौन सी होती है? जो PN जंक्शन के आसपास बनता है। ये जैसे जंक्शन है, तो इस जंक्शन के दोनों ओर आयंस की सांद्रता के कारण, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन के कारण दोनों एक दूसरे जंक्शन की तरफ आकर स्टेबल हो जाते हैं और अपना आवेश एक तरह से खो करके वो स्थिर हो जाते हैं या स्थायी बन जाते हैं और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का निर्माण करते हैं ना। कंपटीशन एग्जाम वालों, अगर याद है तो बता दो जंक्शन की यानी इसकी डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितनी होती है, वीडियो में कमेंट करना, बताऊंगा। तो ये है ना, अब धारा को चलने नहीं देता है अपने से आर पार, इसलिए ये एक इंसुलेटर की भांति काम करता है। ठीक है ना, एक कुचालक के रूप में काम करेगा, अपने में से आर पार करंट को ये नहीं जाने देता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कंपटीशन के हिसाब से भी, और ITA एग्ज़ाम में तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आ ही जाएगा। याद करोगे पेपर वाले दिन, CBT एग्ज़ाम जिस दिन दे रहे होंगे ना, बोलोगे कि हाँ 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 यस, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था, सारे क्वेश्चन वही सामने आएंगे। सवाल देखो, UJT का मुख्य कार्य क्या है या मेन यूजेज क्या है? तो मेनली हम इसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में लगाते हैं। रिलैक्सेशन को शुद्ध हिंदी में विश्रांति बोलते हैं और ऑसिलेटर को शुद्ध हिंदी में दोलित्र बोलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निमी जब आपका CBT एग्ज़ाम लेता है तो प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी देता है, इस तरह के ऑप्शन वहाँ नहीं देगा वो। ठीक है ना, तो विश्रांति ऑसिलेटर बोलते हैं, दोलित्र बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। याद कर लेना इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काम आएगा ज़रूर आपसे। और एक वो ट्रिगर सर्किट वाला, 2 ऑप्शन आएंगे, UJT के 2 क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला सवाल देखो, N चैनल JFET का गेट टर्मिनल की कैसे अभिनति होती है? देखो, चैनल होता है धारा चालन के लिए। JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक के कारण धारा चलती है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा गया है। N चैनल का मतलब है इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चलती है। तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये है कि गेट रिवर्स बायस होता है, लेकिन रिवर्स बायस गेट का डायरेक्ट रिवर्स बायस नहीं करते, गेट के साथ हम सोर्स टर्मिनल को लगा करके रिवर्स बायस करते हैं। यानी जैसे ये मान लेते हैं सोर्स टर्मिनल है, ये मान लेते हैं ड्रेन है, तो ये मान लेते हैं गेट है। तो गेट के साथ इसकी हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे। जैसे N है तो गेट को तो दे दें, इसको सोर्स को तो दे देंगे पॉजिटिव, और ये आपका P होगा तो इसको दे देंगे नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, उत्तर क्या करोगे? डी ऑप्शन करना है, गेट आर रिवर्स बायस्ड विद सोर्स। सोर्स के साथ रिवर्स बायस होता है, अकेला या डायरेक्ट रिवर्स बायस नहीं होता है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं वैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा इंपॉर्टेंट ही है, खैर वैसे तो जितना आप समझ सको अच्छे से, देखो काम ही आएगी चीज़ें, कभी नुकसान नहीं देगी ये वाली चीज़ें, तो लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें। बिंदु संपर्क यानी पॉइंट कॉन्टेक्ट, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन, ये सब तरीके ना उपकरण बनाने के तरीके हैं। और कौन कौन से 2 उपकरण बनाए जाते हैं इससे? पहला है डायोड, डायोड के निर्माण के भी यही तरीके हैं, और दूसरा है ट्रांजिस्टर। यानी हमारी जो दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती है ना, जिनका वर्तमान में यूज हो रहा है, वो सब इसी तरीके से बनती है, इनकी विधियाँ होती है। इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर है नहीं, तो ट्रांजिस्टर ऑप्शन में है। अगर ट्रांजिस्टर के अलावा कभी डायोड ऑप्शन दे दे तो वो भी कर देना। डायोड निर्माण की भी यही मेथड है, यही विधियाँ हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल आ सकता है, CBT एग्जाम में तो खैर आता ही है। अगला सवाल देखो, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर भौतिक रूप से एमिटर क्षेत्र से बड़ा क्यों होता है? शायद हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी कि सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, फिर एमिटर होता है, और बेस सबसे पतला होता है।
भौतिक साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, यानी फिजिकली साइज़ किसका है। लेकिन अगर डोपिंग के मामले में बात करें तो एमिटर की डोपिंग सर्वाधिक, कलेक्टर की मॉडरेट और बेस की लोवेस्ट डोपिंग थी। शायद आपको याद होगा अगर प्रीवियस क्लास देख कर आए हैं तो। अब सवाल पूछ रहा है कि कलेक्टर का हम भौतिक साइज बड़ा रखते क्यों हैं। जनरली हम एमिटर को इनपुट और कलेक्टर को आउटपुट टर्मिनल मानते हैं और आउटपुट में हमेशा लोड जुड़ता है। करंट जनरली लोड पर ही होती है, ये ध्यान रखना है। यानी धारा जो होती है ना वो लोड से ही संबंधित होती है। तो करंट जब फ्लो होती है तो कोई भी चीज़ गर्म होती है, इसलिए गर्म होकर वहाँ पर हीट पैदा होती है, तो वो नष्ट ना हो जाए ताकि हीट को वो सहन कर सके, बियर कर सके। तो ए ऑप्शन कर देना। इट हैज़ टू डिसिपेट मोर हीट, इसे अधिक गर्मी को विसरित करना पड़ता है। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिखाएगा ज़रूर कुछ ना कुछ आपको। हमारा तो प्रयास यही है देखो सिखाने का, बाकी आप देख सकते हैं। सवाल देखो, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। देखो मुख्य हानि और लाभ अगर पूछे तो शायद जो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े, लंबे टाइम से मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, क्लास ए एम्पलीफायर की सबसे बढ़िया बात होती है मिनिमम डिस्टॉर्शन। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम विकृति। विकृति अगर नहीं आए तो विरूपण भी लिखा हुआ आ सकता है। विरूपण कम होता है। विरूपण का मतलब होता है कि इसकी जो आउटपुट होती है ना वो बड़ी स्टेबल होती है। एम्पलीफायरों के क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी, जो 4 क्लास होती है पावर एम्पलीफायर की, इन चारों की एक विशेषता है, याद रखना कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसका डिस्टॉर्शन भी ज़्यादा, जिसमें दक्षता कम उसमें विरूपण भी कम। और विरूपण यानी डिस्टॉर्शन हमें कम चाहिए। इसके लिए तो आपको याद हो शायद हमने नेगेटिव फीडबैक इस्तेमाल किया था, प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे। ए उत्तर आएगा मिनिमम डिस्टॉर्शन, हालांकि इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। इसी तरह से क्लास सी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम एफिशिएंसी। जी माय डियर, अगला सवाल, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा है जो बिना इनपुट के भी वेव या पल्स पैदा कर सकता है। तो इसे ऑसिलेटर बोलते हैं। इसको केवल फीडबैक देना होता है और बाइसिंग के लिए डीसी देना होता है, बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता। यानी यहाँ से आपने क्या किया, डीसी बाइसिंग दे दी, यहाँ आउटपुट दे रहा है, तो ये तो है ऑसिलेटर। अगर इतना दिखाया हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ इनपुट और दिखा दिया, तो ये एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर है, बस याद रह जाएगा ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। पढ़ लो, रट लो, अच्छे से पढ़ लो। ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है सीबीटी एग्ज़ाम में। तो आपके देखो डेली 3 शिफ्ट होती है। 7 अगस्त 2024 से पेपर शुरू होगा, 27 अगस्त तक चलेगा। कितने दिन पेपर होंगे, तो किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आ जाएगा। अब आपकी कौन से दिन कौन सी शिफ्ट होगी क्या पता, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर है। राइट, बातों से सहमत हो जाओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर बिना लाइक किए करोगे तो बात नहीं बनेगी। अगला सवाल, सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। ऑसिलेटर में क्या चाहिए हमें, ऑसिलेटर में हमें चाहिए फीडबैक। अगर फीडबैक मिलता रहेगा ना तो लगातार ऑसिलेशन हमें मिलता रहेगा, और वो भी कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है ना, पॉजिटिव फीडबैक अगर हमें मिलता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, 180 डिग्री का फेज अंतर ले लेते हैं। क्योंकि बर्कहासन ने क्या कहा था, ऑसिलेशन के लिए जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 360 डिग्री का होना चाहिए। तो हम ट्रांजिस्टर ले लेते हैं कॉमन एमीटर वाला, इसमें 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। ठीक है ना, और 180 डिग्री हम क्या करते हैं, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जैसे, तो उसमें फेज शिफ्ट हमने करवा लिया। ठीक है, डी उत्तर कर देना। पॉजिटिव फीडबैक हम अगर देंगे तो वो लगातार हमें ऑसिलेशन देता रहेगा। लूप गेन का मान इकाई, फेज शिफ्ट का मान 360 डिग्री होना चाहिए। इनमें से किस उपकरण में वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, लो आउटपुट नॉइज, हाई लीनियरिटी और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है, तो ये सारे के सारे एफईटी के गुण होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम वालों। एफईटी की 4 विशेषताएं याद करवा रहा है ये, और यही हमने नोट्स में आपको लिखवा रखा है। जो भी बच्चे कोर्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हमने एफईटी की विशेषता के तौर पर लिखवाई हुई है कि लिखो एफईटी की विशेषता क्या होती है। अगला सवाल, जेएफईटी की तुलना में मॉसफेट में करंट कंट्रोल करने में अंतर क्या है। देखो दोनों का नाम पढ़ो, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर,
मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट का एक और नाम होता है जिसे IGFET बोलते हैं, और इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी जो गेट होता है ना, उस पर जंक्शन की बजाय इंसुलेशन होता है। किसका? सेमीकंडक्टर का। इंसुलेटिंग लेयर होती है किसकी? सिलिकॉन की। इसलिए करंट कंट्रोल करने का इसका तरीका बदल जाता है। ये ऑप्शन आएगा, इंसुलेटेड लेयर इंसेटेड ऑफ जंक्शन। जंक्शन के स्थान पर इसमें एक अचालक परत होती है, इसमें एक तरह से सेमीकंडक्टर लेयर होती है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, JFET और मोसफेट का अंतर समझा रहा है। चलो भाई, ये तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आ गया वैसे तो देखो, बट CRO का क्वेश्चन है इसलिए CRO के साथ जुड़कर आ जाता है। 220 वोल्ट RMS AC की पीक वैल्यू निकालनी है। देखो AC में जब पीक वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है RMS मान को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, 220 को 1.414 से मल्टीप्लाई करके मिलान करना, आपका आंसर आएगा 311.17। ठीक है, 311.17। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा इसे कवर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। CRO की इनपुट इम्पीडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, इनपुट का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इनपुट में रेजिस्टेंस जोड़ दो, ये लो, बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू CRO। प्रोब का मतलब होता है लीड, यानी जिस लीड से इनपुट आ रही है उसके साथ एक रेजिस्टेंस और जोड़ दो तो उसमें से घूमता हुआ आएगा, इनपुट रेजिस्टेंस बढ़ गया। सिंपल सवाल है भाई। मान लो कोई ट्रांसफार्मर है ये वाला, अब कोई हमें कहे कि इसका इनपुट इम्पीडेंस बताओ, क्यों क्या करेंगे? इनपुट में रेजिस्टेंस और जोड़ देंगे, ये लो। ठीक है, ये उत्तर कर देना, बाय एडिंग रेजिस्टेंस टू CRO। प्रोब या लीड एक ही बात है। यस, अगले सवाल पर आइए। वो है कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेशन बताता हूँ, अच्छा सवाल है। 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन से कवर किए गए एक CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? माय डियर, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए 1/, टाइम करना होगा। यहाँ पर टाइम 0.2 माइक्रोसेकंड नहीं है, 0.2 टाइम बेस की सेटिंग है, टाइम नहीं है। तो सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करो, और टाइम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बेस सेटिंग इनटू डिवीज़न। डिवीज़न को हिंदी में विभाजन बोलते हैं, तो मैं विभाजन लिख देता हूँ, ये लो। बताओ तरीका समझ में आ रहा है क्या? अगर इतने हिंट मिल जाए तो सवाल ही हल हो गया। वैसे CRO करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा कोर्स लिया हुआ देख रहा है और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है तो भैया आपके लिए सही नहीं है। तो टाइम बेस इनटू डिवीज़न, टाइम कितना है? 0.2 माइक्रोसेकंड पर है, माइक्रो बाद में कन्वर्ट करा लेंगे। विभाजन कितने पर है? 5 पर, तो 5 × 0.2 करोगे तो 1 हो गया, यानी टाइम हो गया 1 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ रख दो भैया 1/1, कितना आया? 1। नीचे माइक्रो था तो ऊपर आकर मेगा लग जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ है। बताओ बात समझ में आई क्या? अब 1 मेगाहर्ट्ज़ ऑप्शन में नहीं है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे लिए तो 1 में 2 क्वेश्चन बन गए ना। 1 मेगाहर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू 1000 किलोहर्ट्ज़। क्यों जी? मेगा में 10 की पावर 6 होती है, तो ये देखो 1 2 3 ये रही, और किलो में 10 की पावर होती है। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा रखा है इसने कंफ्यूज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ भाग पड़ेंगे क्योंकि 3 0 यहाँ दिख रही है उनको। ना जी ना, ऐसी गलतियाँ मत करो, ठीक है ना। 1000 किलोहर्ट्ज़ ये रहा। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? CBT एग्ज़ाम वालों, आपसे तो कोई नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन करो कैसे आया, तो आप तो उत्तर याद कर लो। 1000 किलोहर्ट्ज़ वाला करना है। 1000 में पॉइंट वाले जीरो को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। इसमें हमारी गलती नहीं कहलाएगी फिर, है ना। और कंपटीशन एग्ज़ाम वालों, आप पूरा याद रखो फॉर्मूले सहित, क्योंकि वैल्यू चेंज करके कभी दे दी तो CBT एग्ज़ाम में तो वैल्यू चेंज होती नहीं है भैया, सीधी आती है। अगला सवाल देखो, 66 की वोल्टेज गेन है और 100 है बीटा। बीटा क्या होती है? करंट गेन। पावर पूछ रहा है, तो भैया पावर बराबर क्या होता है? V × I। पावर गेन के लिए क्या कर देंगे? वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। वोल्टेज गेन 66, करंट गेन 100, क्योंकि बीटा जो है वो करंट गेन ही तो है, अल्फा बीटा और गामा। करंट गेन अल्फा, करंट गेन बीटा, करंट गेन गामा, तो 6600 हो जाएगा। बताओ भाई साहब, सवाल समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर तरीका पसंद आ जाए ना तो मैं तो बदले में 1 लाइक मांगूंगा बस, और कुछ नहीं। 1 शेयर मांगूंगा।
जो जो आपके फ्रेंड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये क्लास पहुंचाने का काम आप करेंगे प्लीज़, क्योंकि जनरली हमारे साथ कंपटीशन वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, आईटी एग्ज़ाम वाले नहीं हैं, इसलिए आप उन तक पहुंचाने का काम करें। सवाल देखो अगला, JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का उद्देश्य क्या है? भैया पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाती है FET को क्लोज करना, FET को बंद करना। सिंपल सवाल है, यानी FET बंद हो गई, बंद होने का मतलब है कोई ड्रेन करंट नहीं होगी। ड्रेन करंट कितनी हो जाएगी? 0। पिंच ऑफ वोल्टेज FET को बंद करने का एक तरीका होता है, बस इतना ही है, हो गया। चलिए माय डियर, बहुत धन्यवाद सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सको। और हाँ, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे अपडेट हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।